नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर 2024 नए सपने, नई उड़ान आप कैसे भर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसे भर सकता है, ये आपको बताएंगे। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बाजार के दिग्गज और बाजार के अहम विशेषज्ञ मेरे साथ आज जुड़ गए हैं इस खास पेशकश में। शैलेश राजभान, CIO इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। स्वागत है आपका शैलेश सर हमारी इस पेशकश में। और सवाल शुरू करूं उससे पहले तो आपको और आपकी टीम को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि ज़िंदगी के हर फ्रंट पर आपको खुशहाली प्राप्त हो। और जब हम खुशहाली की बात कर रहे हैं, तेज़ी की बात कर रहे हैं, सुख समृद्धि की बात कर रहे हैं, भारतीय बाजार भी मेरे ख्याल से एक लय में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर घरेलू फ्रंट पर हम देखें तो काफ़ी मजबूती से खड़े हैं। और अब 2024 का लबोलुबाब मुझे अगर आपसे समझना हो तो आपको कैसा लग रहा है? 2024 अगर आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो हर साल में आते हैं, बट इसमें भी है। जैसे कि आप देखेंगे कि इलेक्शंस एक लार्ज इवेंट है इंडिया में विच विल कम। अभी जो रिसेंट स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद मार्केट का एक्सपेक्टेशंस है ऑफ पॉलिसी कंटिन्यूटी, वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो FI एलोकेशन जो कि आज 18 ईयर लो पे है इंडिया में, उसमें भी रिविजिट होगा बिकॉज इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मटेरियल दिख रहा है। सो FI पार्टिसिपेशन जो पिछले 1-1.5 साल से काफी लो था इंडिया में, उसमें भी पॉसिबिलिटी है दैट ओवर टाइम वहां पर भी काफी इंक्रीमेंट आ सकता है। अर्निंग्स में भी अगर आप देखेंगे, इंटरनेशनल ग्रोथ बहुत स्लो था, ग्लोबल ग्रोथ चैलेंजेस थे, वो भी अगले 6-12 महीने में थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। इंडिया का रूरल ग्रोथ भी पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा वीक है, उसमें भी इम्प्रूव होने की आशाएं है, उसमें डायरेक्शन ठीक है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स के जो चैलेंजेस है, शायद वो अभी पीक हो चुके हैं और वहां पे US में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। हमें लगता है कि एटलीस्ट ये मॉडरेट रहेंगे आगे और वापस शार्पली रिबाउंड होने के चांसेस कम है, जिससे कि ग्रोथ को मदद मिलेगी। सो अगर आप ये सब पिक्चर देखेंगे, आउटलुक फॉर इक्विटी जनरली अगर आप देखेंगे तो मीनिंगफुली बेटर है। हमें लगता है कि लार्ज कैप एज अ कैटेगरी में डिस्प्रोपोर्शनेटली बेटर है ओवर अ लॉन्गर टर्म, or relative to other subsegments of the market, because large cap में because of various reasons आप देखेंगे there has been less returns in the market in the last 1 to 2 years versus mid and small cap category. बिल्कुल। शैलेश जी, मैं अगला सवाल आपके सामने रखूं उससे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहती हूं, क्योंकि बीते साल हमने ईयर एंडर्स को लेके बहुत सारी खास पेशकश की, जहां पर हमने एक म्यूचुअल फंड रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी एक खास शो किया। और अधिकतर स्कीम्स जो हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स की, वो हिट्स की कैटेगरी में आई हैं, खासतौर से मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर लार्ज कैप भी देखें तो बाकियों के मुकाबले काफ़ी बेहतर स्थिति में दिखाई दिया है। तो एज अ फंड हाउस मुबारकबाद, आपकी कॉल्स और आपकी एनालिसिस और बाजार को लेकर पकड़ ये रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही फंड की परफॉर्मेंस में। हालांकि एक साल का ही रिपोर्ट कार्ड था, निवेशकों को ये बताना जरूरी है कि एक साल की परफॉर्मेंस के दम पर किसी भी फंड को शामिल ना करें या एग्जिट भी ना हो जाए। बहरहाल मिड कैप, स्मॉल कैप का जिक्र यहाँ पर अगर छेड़ा ही है, तो अब ये बताएं कि आपके मुताबिक और कितना दम इनमें रह गया है। चुनिंदा एक्सपर्ट्स जिनसे हमने बात की, तो ओवरऑल स्पेस तो ओवर वैल्यूड है, लेकिन कुछ चुनिंदा जगह हैं, पॉकेट्स हैं, जहां पर अभी भी वैल्यूएशंस थोड़े से आकर्षक हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि आपको लगता है कि ओवरऑल स्पेस अब बहुत चल चुकी है, अब थकान आनी शुरू हो जाएगी और कुछ चुनिंदा जगह हैं जहां पर बेट्स लगाई जा सकती हैं? अगर आप मिड कैप की स्पेस देखेंगे, जो कि 100 से 250 कंपनी बाय मार्केट कैप इंडिया में क्लासिफाई होते हैं, वहां पर मार्केट कैप रेंजेस रफली 20 से 50,000 करोड़ के बीच में है। यहाँ पर आपको काफी एस्टैब्लिश कंपनीज मिलेंगे जो कि दे आर नॉट फ्रेजाइल इन द सेंस, इनके बैलेंस शीट्स अच्छे हैं, वो लोग साइकिल्स देख चुके हैं। तो यहाँ पर इन दिस कैटेगरी देयर सर्टेनली इज एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ के कंपनीज कैन हैव 5 ईयर 10 ईयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ prospects because these have excelled and come up to this level. इन सम सब पॉकेट्स वहां पे डेफिनेटली आपको वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लगेंगे, बट ये यूनिवर्स में क्या है कि यहाँ पे एस्टैब्लिश कंपनीज है जिनके ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, जिनके साइज ऑफ प्रॉफिट्स हैव आल्सो इंप्रूव मटेरियली, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर ग्रोथ के पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप
मीडियम टर्म व्यू लेंगे तो यहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्मॉल कैप स्पेस में जाएंगे, वहां पे भी दो सब सेगमेंट है। एक सब सेगमेंट है बिलो 8,000 करोड़ मार्केट कैप, जहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फ्रॉड दिख रहा है, यहाँ पे वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो जा रहे हैं या शेयर प्राइस मूवमेंट बहुत शार्प है। बट अगर आप 10 से 20,000 करोड़ के मार्केट कैप में देखेंगे, वहां पर भी रैली हुई है, ओवरऑल इंडेक्स परफॉर्मेंस स्मॉल कैप में भी अच्छा रहा है, बट वहां पे फ्रॉड नीचे वाली कंपनीज से थोड़ा कम है। सो अगर पार्टिसिपेट ये स्पेस में करना है तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका टाइम होराइजन हैज टू बी लॉन्गर, 3 साल, 5 साल, 7 साल मिड कैप के लिए, 5 से 7 साल स्मॉल कैप के लिए, वो बेस्ट अप्रोच है। और उसमें सिस्टमैटिकली अप्रोच करना बेटर है, बिकॉज आपको लगेगा कि ये पॉकेट्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और एसआईपी एज एन ऑप्शन इज अ बेटर वे टू डू बोथ इन मिड एंड स्मॉल कैप स्पेसेस। ऑलराइट, थोड़ा सा इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। लार्ज कैप्स को लेकर आपको स्पेस अब कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती हुई दिखाई दे रही है? इसकी कहानी बाकी समय का जो रनअप हमने देखा है लार्ज कैप्स के, या बाकी, क्योंकि आपने तो बहुत सारी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, तो ऐसी सिचुएशंस तो पहले भी आई होंगी जहाँ पे एक आधा मार्केट कैप स्पेस जब अच्छा परफॉर्म करती है और नहीं करती है, लेकिन अब की बार जो लार्ज कैप्स की कहानी है वो कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको उभरती हुई दिखाई दे रही है, कितनी अलग है? ये पूरी रिकवरी में अगर आप पिछले 2 साल में जो रिकवरी देखेंगे, लार्ज कैप स्पेस ने अंडर परफॉर्म किया है मिड एंड स्मॉल कैप स्पेसेस को। नाउ इसके 3-4 बड़े कारण हैं। एक तो थोड़े कंपनीज में बड़े लार्ज मर्जर रिलेटेड एक्टिविटीज होने के कारण सेलेक्ट कैटेगरीज में वहां पे बड़ा ट्रांसिशन हुआ है, सो दोस कंपनीज हैव नॉट परफॉर्म। दूसरा, अगर आप देखेंगे, वहां पर सिग्निफिकेंट एफआई सेलिंग रही है वर्सेस लॉट ऑफ डोमेस्टिक बाइंग। पिछले काफी टाइम से अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक फ्लोज मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में थे, तो लार्ज कैप स्पेस में उतने फ्लोज नहीं थे। तो ये सब कारण से ये सेगमेंट सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है पिछले 6-12 महीने, तो काफी सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है मिड एंड स्मॉल कैप के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि लार्ज कैप कंपनीज में भी बहुत मीडियम टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज आप देखेंगे दीज आर द कंपनीज विच जनरली अकाउंट फॉर 60 to 70% of all the profits in India and 60 to 70% of all the revenues India के। तो ये स्केल वाले बिजनेसेस, दे कैन इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजीज बिकॉज उनके बैलेंस शीट अलाउ करते हैं। उनके बैलेंस शीट्स भी बहुत स्ट्रांग है, ज्यादा लिवरेज नहीं है इंडिया में, बिकॉज पिछले 8-10 साल से बड़ा किसी ने लिवरेज लिया नहीं है। और ये कंपनीज को ग्लोबल जाने की भी अपॉर्चुनिटी फेयरली सिग्निफिकेंट है, जैसा ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसा पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल आ रहा है, ये कंपनीज सिग्निफिकेंटली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लार्ज कैप में ऑल्सो आप देखेंगे लार्ज कैटेगरीज फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंक्स, द लार्जर बैंक्स अगर आप देखेंगे हैवंट डन सो वेरी वेल एज अ बैंकिंग सेक्टर इन द लास्ट 12-18 months रिलेटेड टू अदर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट। वहां पे बैलेंस शीट स्ट्रांग है, वहां पे बिजनेसेस को क्रेडिट कॉस्ट आज के दिन बड़ा रिस्क नहीं है, एंड उनके रिटर्न ऑन इक्विटीज, रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, और वहां पे पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल के कारण ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। सो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स लार्ज कैप में मेटीरियली सेंसिबली प्राइस्ड है वर्सेस अदर पॉकेट्स ऑफ द मार्केट। और हमें लगता है कि जैसा इंडिया में इंटरेस्ट ग्लोबली जनरेट हो रहा है, अगर एफ आई पार्टिसिपेशन इंप्रूव होता है, बिकॉज उनका आज के दिन पार्टिसिपेशन काफी लो है, अगर वो भी इंप्रूव होता है तो उनके बेनिफिशियरी प्राइमरी स्टार्टिंग पॉइंट लार्ज कैप से होता है, और वहाँ पे वैल्यूएशंस रीजनेबल है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी सेंसिबल है, बैलेंस शीट्स अच्छे हैं, और इन्वेस्टर का भी पार्टिसिपेशन अभी उसमें रिलेटिवली कम है, पिछले 6-12 महीने से काफी कम है। ये मुझे बताइए, साल 2024 आपने कहा कि अगर हम अर्थव्यवस्था के क्यूज के तौर पर देखना चाहें, भारतीय क्यूज या अंतर्राष्ट्रीय पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि एक बार फिर से ब्याज दरें घटने की गुंजाइश सामने आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शैलेश जी, हमने यही बात साल 2023 के शुरुआत में भी सोची थी, अगर आपको अच्छे से याद है। साल 2023 जनवरी में यही सब बातें हो रही थी कि इस साल 6-8 महीने में ब्याज दरें घटना जो है हम सिलसिला शुरू होता हुआ देखेंगे। उसके बाद वापस से एक बार हमने देखा कि महंगाई को लेकर तमाम देशों में दिक्कतें सामने आ गई, और अभी भी
ऐसा नहीं है। अगर हम यूएस की बात करें तो महंगाई उनके कंफर्ट जोन में आ चुकी है। हालांकि वहां भी अलग डिबेट चल रही है कि शायद फेड जो है बहुत ज्यादा एंटिसिपेट कर रहा है और जल्दबाजी कर रहा है शायद ब्याज दरें घटाने का सिलसिला शुरू करने में, लेकिन वहां भी चुनाव है। हमारे यहाँ तो खैर चुनावी त्योहार चल ही रहा है, राज्यों के चुनाव और अब हमारे जनरल इलेक्शंस। अब ऐसे में सवाल ये है कि डेटा डिपेंडेंट अगर मैं बातचीत करनी चाहूं तो यूएस ने अपने आप को रिसेशन में जाने से तो बचा लिया है, लेकिन जो हम एक स्लो डाउन होता हुआ देख रहे हैं ये गहरा भी तो सकता है। और अगर गहराएगा तो ब्याज दरें घटेंगी तो नहीं लेकिन स्थिर रहेंगी। अच्छा, अगर स्थिर रहेंगी तो हमें भी स्थिर रहना पड़ेगा। हमारे लिए फिर ये कितनी दिक्कत की बात होगी। कैसे समझे इस पूरे मामले को? आपको ये इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स है एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। पिछले 6 महीने पहले, 3 महीने पहले बात ये हो रही थी कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से और इंक्रीज हो सकते हैं एंड हायर लेवल पे रह सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो एनवायरनमेंट होता तो स्लो डाउन बहुत शार्प होने की गुंजाइश होती थी यूएस में। अगर आप अभी देखेंगे वैसे चैलेंजेस नहीं है, बट ऐसा कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कि आपके इंटरेस्ट रेट घटेंगे जोर से पिछले अगले 12 महीने में, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा एंड ये प्रोसेस से आपको बेनिफिट ज्यादा शायद नहीं मिले। हमारा होप ये है कि उसमें डिटेरियोरेशन नहीं हुए। अगर आप पिछली बार देखेंगे इंटरेस्ट रेट राइज जितना जो शार्पली हुआ है यूएस में, वो शायद हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इतना शार्प। एंड उसके बावजूद ग्रोथ स्लो डाउन और ग्रोथ इम्पैक्ट मॉडरेट रहा है। हमें लगता है कि ग्लोबल रिकवरी स्टिल भी स्लो रहेगी। इट वोंट हैपन वेरी वेरी क्विकली, बट स्लो रहेगी। बट अगर ये डायरेक्शनली रिकवरी फेज में भी चला जाए, वो हमें हमारे ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। अगर कोई इवेंट होता है, जैसा बैंक्स में थोड़े इवेंट हुए थे इंटरनेशनली अराउंड मार्च या ये साल में, स्टार्ट ऑफ 2023 में, अगर वैसा कोई इवेंट होता है तो रिस्क एवर्शन बढ़ जाएगा एंड वो डिफरेंट साइकिल में जा सकता है। बट अगर नॉर्मलाइज रिकवरी होती है यहाँ से, इवन विद डिलेड दिस थिंग, और खराबी नहीं होती है, वो बहुत बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया का डोमेस्टिक स्टोरी स्ट्रांग है एंड थोड़ा सपोर्ट इंटरनेशनल साइड से अगर मिल जाए तो वो बेनिफिट करेगा। आप अगर ऐसा देखिए, अगर रिस्क भी एमर्ज होते हैं इंटरनेशनली, विद इन दैट ऑल्सो अगर आप देखेंगे लार्ज कैप विल पॉसिबली हैव अ बेटर एबिलिटी टू विथस्टैंड दैट। अगर आप देखेंगे उनकी एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट मैक्रो कंडीशंस इज आल्सो देयर। फॉर इंडिया लोअर ऑयल प्राइसेस आर आल्सो बेनिफिशियल, विच इज इन अ वे हमारा मैक्रो इंप्रूव हो रहा है वर्सेस व्हाट इट वाज इवन 3-4 months बैक वेयर oil had reached $90. तो certain pockets में definitely we have to work with the fact that global growth में थोड़ी रिकवरी आ सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, बट वो रिकवरी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए, अब भारत के बाजार और बाजारों को लीड करने वाले सेक्टर्स की मैं बात करती हूँ। फाइनेंशियल्स, आईटी तो एक तरह से डार्क हॉर्स बन के उभरता जा रहा है। क्या कहेंगे, आपकी क्या नजर होगी? आईटी सर्विसेज में अगर आप देखेंगे वैल्यूएशंस वहां पे बहुत सेंसिबल हो गए हैं, बिकॉज ये सेक्टर सब में पहले करेक्ट हुआ था। वैल्यूएशंस हो गए इसमें। वही जैसा आपकी क्वेरी है, आपका डाउट है कि यूएस में रिकवरी कितनी शार्प आएगी, वो एलिमेंट ऑफ डाउट अभी भी एग्जिस्ट करता है ये सेक्टर के लिए। हमें लगता है कि ब्रॉडर रिकवरी आज के दिन बहुत क्लियरली नहीं दिखती है आईटी सर्विसेज में, वेरी शार्प रिकवरी नहीं दिखती है। बट वैल्यूएशन रिलेटेड टू से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या रिलेटेड टू अदर सेक्टर्स, वैल्यूएशन बहुत सेंसिबल है, बिकॉज ये सब कंपनीज के बैलेंस शीट, कैश जनरेशन बहुत अच्छा होता है आईटी सर्विसेज कंपनीज का। एंड उसके कारण थोड़ा रीएलोकेशन हो रहा है। किसी को अंडरवेट रहने का कारण इस सेक्टर में अभी ज्यादा रहा नहीं है, क्योंकि इसके वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं और दूसरे सेगमेंट में वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं। बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसमें ग्रोथ रिकवरी कैसा है, यूएस के कस्टमर्स इनके ग्रोथ रिबाउंड में आर दे लुकिंग एट स्पेंडिंग मोर या नॉट। आई थिंक ये सब आपको अगले 3-4 महीने में विजिबल हो जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा आपके फेवरेट सेक्टर्स जो आपको लगता है कि 2024 में कमाल करेंगे? आपको जो सेक्टर सरप्राइज करता है, ये सेक्टर काफी पेन दिया हुआ है पिछले 1-2 साल में, वो है बैंकिंग सेक्टर। अगर आप इसमें देखेंगे, दिस सेक्टर जनरल परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर हैज बीन वीक, बट पूरे फंडामेंटल अगर आप इसमें देखेंगे, उनके बैलेंस शीट देखेंगे, उनके वैल्यूएशंस देखेंगे वर्सेस अदर पार्ट्स ऑफ द मार्केट, उनका क्रेडिट कॉस्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, काफी कंट्रोल में है। और पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल फॉर ग्रोथ उनके अहेड है। सो द लेंडिंग, डिमांड फॉर क्रेडिट सब उनके अहेड है। नियर टर्म चैलेंजेस उनके डेफिनेट रहे हैं, डिपॉजिट कॉस्ट बढ़े हैं, मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आया है, इसलिए 2023 में उनको थोड़े चैलेंजेस थे। बट अगर आप अगले साल देखेंगे 2024 में सिग्निफिकेंट आपको ये सेक्टर के वैल्यूएशन एडवांटेजेस शायद
मिल जाए पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये सेक्टर आपको डेफिनेटली सरप्राइज कर सकता है। दूसरे सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जो रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, बट उसकी लॉन्जिटिविटी अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उसके अच्छे हैं, एंड वहां के वैल्यूएशंस फिर भी रिलेटिव टू कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर्स थोड़े अट्रैक्टिव है। सो वो स्पेस में भी आपको मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, एंड उनका रॉ मेटेरियल प्रेशर अभी ईज ऑफ हो गया है, तो मार्जिन एक्सपेंशन भी दिख रहा है। सो ये दो स्पेसेस में आपको विजिबल अपॉर्चुनिटी है 2024 के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और साथ ही मेरे ख्याल से, क्योंकि शैलेश जी, हमारे जो दर्शक हैं वो न केवल लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म भी कुछ दाव लगाते हैं। हालांकि क्लियर कट सलाह अगर आप नहीं भी देना चाहें, तब भी एक डायरेक्शनल व्यू अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, इवेंट्स के तौर पर किसी को अगर कोई रणनीति बनानी हो, एक तो बजट, इंटरिम बजट होगा, और फिर हमारे चुनाव, क्या इन दो मुख्य इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या किसी स्पेस में आपको लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग मूव आता हुआ दिखाई देगा? अगर आप देखेंगे ये दो इवेंट्स, बजट जो है, जो इंटरिम बजट रहेगा उसमें शायद ज्यादा चेंजेस नहीं हो पाएंगे, बिकॉज उसमें फुल फ्लैश बजट नहीं हो सकता है इस बार। बट अगर आप इलेक्शन के टाइम का देखेंगे इवेंट, सी ये जनरल एक्सपेक्टेशन बाजार में पॉलिसी कंटिन्यूटी का है, एंड अगर आउटकम्स फेवरेबल है बाजार के लिए फ्रॉम अ कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि डायरेक्शनली बाजार में चैलेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज है कि वेयर वैल्यूएशंस जहां पे ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वैल्यूएशंस हैव मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली। तो सेक्टर जहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ का, प्लस 100% सर्टेनिटी एक्सपेक्ट कर रहे लोग पॉलिसी सर्टेनिटी का, वहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे वॉलेटिलिटी दिखेगी आपको। दूसरे सेक्टर जो है जहां पे नॉर्मल मार्केट रिस्क रहता है उसमें, बट उनमें जो दे आर नॉट इम्पैक्टेड प्योरली बाय पॉलिसी चेंजेस, आई थिंक वहां पे जैसा फार्मास्यूटिकल्स है, ये सब एरिया में चैलेंज नहीं है। बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में पॉलिसी डिपेंडेंसी जनरली हाई रहेगा, तो वो एरियाज में इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन पे केयरफुल रहना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे सतर्कता, लेकिन मौके नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, अगर हम चर्चा को अब आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा पूरे रियलिटी क्षेत्र की मैं बात करना चाहती हूँ, जो कि लबुलवा अगर निकल कर देखा है हमने, तो इंडेक्स तो हाईस पर कारोबार करता हुआ हमने देखा है अधिकतर समय। क्या ये कमबैक स्टोरी होगी इस स्पेस की? कैसे आप इसको भाप रहे हैं? आप रिफर कर रहे हैं स्पेसिफिक टू मिड कैप साइड? ओवरऑल ओवरऑल अगर आप देखेंगे ब्रॉडर इंडाइसेस में, जनरली सर ग्रोथ आउटलुक इन इंडिया क्लियरली सॉलिड है। सो अगर आप देखें हमारे 3-4 बड़े वरीज क्या थे, ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स कॉजिंग अ प्रॉब्लम, दूसरा वरी था ऑयल प्राइसेस बहुत रैली कर चुके थे, उसमें हमें इम्पैक्ट हो रहा था, एंड तीसरा था कि पॉलिसी सर्टेनिटी क्या है इंडिया में। अगर आप ये तीनों चीज देखेंगे, आई थिंक इंडिया का कॉन्फिडेंस और द मार्केट का कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजों में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है पिछले 2-3 महीने में, एंड मुझे लगता है ये कंटिन्यूटी काफी एनेबल करेगा फॉर द कंट्री टू और फॉर द इंडाइसेस टू डू वेल। सो डायरेक्शनली इन द नेक्स्ट आप देखेंगे 12-18 महीने के लिए या इवन मीडियम टर्म के लिए अर्निंग रिकवरी अपॉर्चुनिटी इंडिया में सिग्निफिकेंट है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ सिग्निफिकेंट है, एंड उसी कारण इक्विटी मार्केट्स ओवर अ मीडियम टर्म रीजनेबली वेल प्राइस लगते हैं और रीजनेबली अट्रैक्टिवली प्राइस लगते हैं, स्पेशली लार्जर कैप साइड में। ऑलराइट, अब अगर हम पोर्टफोलियो लेवल पर बात करें, तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग क्या निवेशकों को कर लेनी चाहिए और वो पैसा अलॉट कर देना चाहिए लार्ज कैप में? क्या ये रीबैलेंस करने की रणनीति सही होगी? जी, सी अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो लार्ज कैप क्लियरली आर बेटर प्लेस्ड देन मिड कैप्स, एंड मिड कैप्स थोड़ा बेटर प्लेस्ड है इन स्मॉल कैप एंड स्पेशली लोअर स्मॉल कैप कैटेगरी में। सो ये डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। ऐसा पहले भी हुआ है जहां पे ये डिफरेंसेस आते थे, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, या हम मार्केट्स में बोलते हैं रिवर्शन टू मीन होता है, वो पॉसिबिलिटी है। आपका एलोकेशन जो जितना स्मॉल एंड मिड कैप में जाना चाहिए, उसका एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका टोटल ओवरऑल एसेट एलोकेशन सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया,
अगर आप पहले से इन्वेस्टेड थे सिग्निफिकेंटली इन स्मॉल एंड मिड कैप और आपको उसका बेनिफिट मिला है, रीएलोकेशन का ये अपॉर्चुनिटी है। बाजार में हम देखते हैं नियरली 70% ऑफ इंडियाज मार्केट अगर आप देखेंगे लार्ज कैप है, 30% मिड एंड स्मॉल कैप है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपके पास 50% लार्ज कैप और 50% मिड एंड स्मॉल कैप हो सकता है। सो जो भी ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस में अगर बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है पिछले साल में, जिसके लार्ज कैप के अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप के लिए, सो ये रीएलोकेशन के लिए रीजनेबल टाइम है। चलिए, रीएलोकेशन के लिए एकदम सही समय है। और बाकी अगर आपका पोर्टफोलियो किसी लक्ष्य से बंधा हुआ है तो उसको एक बार रिव्यू करने का समय ज़रूर आ गया है। लेकिन एक दिशा की ओर अगर चर्चा को मैं ले जाना चाहूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में बहुत सारे फंड हाउसेस ने पैसिव स्कीम्स और इंडेक्स बेस्ड स्कीम्स लॉन्च करनी शुरू कर दी है। लार्ज कैप में तो हमने देखा था कि इनका रुझान शुरू हो चुका है। अब शैलेश जी, होता ये है कि ऐसे में निवेशकों के लिए कंफ्यूजन जो है वो और बढ़ जाता है। एक तो हमारी कोशिश है कि उनके बीच में निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए, साक्षरता बढ़ाई जाए। अब ऐसे में जब इतनी ऑप्शंस होती हैं आपके पास, इतनी वैरायटी होती है, तो आप समझ नहीं पाते कि कैसी रणनीति और स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। मुझे ये बताइए, हालांकि आप भी मानते हैं शायद कि भारत में फंड मैनेजर्स का दमखम अल्फा कमाकर देने में बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत स्कोप है, इसीलिए अगर आप एक्टिव रणनीति अपनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। लेकिन जो पैसिव और इंडेक्स बेस्ड फंड्स आ रहे हैं लार्ज मिड स्मॉल कैप को लेकर, एक निवेशक कैसे डिसाइड करे कि कहाँ उनको जाना चाहिए? केवल किफ़ायती होते हैं ये फंड, कुछ पैसे आपके बच जाते हैं, आपकी कमाई ज्यादा हो जाती, तो क्या आपको उनकी ओर जाना चाहिए? क्या करे एक निवेशक? आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि ये डिबेट है एक्टिव वर्सेस पैसिव वाला जो डिस्कशन। अगर आप देखेंगे इंडिया में अभी, आप पूरे इसमें देखेंगे तो 4 से 5% लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स है इंडिया में जो अभी इंडेक्स में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है या नहीं है। अगर आप देखेंगे कि लार्जेस्ट होटल कंपनीज इन इंडिया, उनका लार्ज इंडाइसेस में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। सो मेनी सेक्टर्स विच आर देयर अभी इंडाइसेस में पूरे आए नहीं है। सो अनलाइक इन इंटरनेशनल मार्केट्स वेयर जहाँ पे ब्रॉड बेस्ड स्केल अप हो चुका है बहुत सारे सेक्टर्स में। सो एज अ कंट्री, एज अ डायरेक्शन, एक्टिव की अपॉर्चुनिटी हमें लगता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट में है ओवर अ मीडियम टर्म। सो इट मे नॉट बी एवरी ईयर और एवरी 2 months, 6 months, बट एक्टिव अल्फा कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। दूसरा, आप बता रहे फॉर इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट पार्टिसिपेशन चाहते हैं एंड उन्हें लगता है कि स्पेसिफिक एरिया में उनको मार्केट रिटर्न एटलीस्ट चाहिए, उनके लिए पैसिव स्ट्रैटेजीज सिंपल वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट्स है। जो इन्वेस्टर थोड़ा सोफिस्टिकेट होते हैं, उनको लगता है कि एक्टिव में भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो सम प्रपोर्शन ऑफ दैट कैन ऑल्सो बी इन्वेस्टेड इन एक्टिव्स। ये मुझे लगता है आइदर और नहीं है, ये दोनों का रोल स्लाइटली डिफरेंट है। एंड मार्केट पार्टिसिपेशन के लिए इजी अवेलेबल आपके पास पैसिव स्ट्रैटेजीज है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर आप अल्फा फोकस फंड्स लेना चाहेंगे तो वहां पे एक्टिव है। तो हमें लगता है कि चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो मिड हो, चाहे वो स्मॉल हो, इन तीनों कैटेगरी में अल्फा अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। एंड अगर इन्वेस्टर्स का होल्डिंग होराइजन मीडियम टर्म है तो एक्टिव में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपका नियर टर्म कोई ऑब्जेक्टिव मीट करना है, जहां पे आपको मार्केट लेड रिटर्न्स आपके ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करते हैं, वहां पे आप पैसिव यूज कर सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल, उसके बाद चर्चा को हम समाप्त करते हैं। नए साल के लिए क्या रेजोल्यूशन, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों? आई थिंक इसमें आप देखेंगे, आई थिंक एक ही चीज है विच इज इम्पोर्टेंट हमें मार्केट्स में, कि एवरी ईयर यू हैव टू कीप लर्निंग। So I think just hoping to keep oneself alert to what changes which are happening and hoping to keep it, as I said, continuous learning is what works over a period of time, and हमें लगता है कि जितना हम उस पे ज्यादा फोकस करेंगे, it should benefit us over time. चलिए, तो आपकी ये कामना इस साल पूरी हो, इसी शुभकामना के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।